हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम का यूनिट 21 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेब्ट प्रोडक्ट। तो इसमें कौन कौन से इक्विटी और डेब्ट प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है उसकी जो है डिटेल में डिस्कशन होगी। इसमें आपका एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे शुरू होता है टॉपिक। पहले यहाँ पे एफडीआई के बारे में थोड़ा सा बताएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज बी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 47 ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट आप जानते हैं 1999 का ये एक्ट है, 2000 से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के क्लॉज बी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 और सेक्शन 47 में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो कर सकता है, जैसे एफडीआई, एफआईआई, तो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में वो कैसे कर सकते हैं, एज पर फेमा कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में आएगा तो वहाँ पे फॉरेन गाइडलाइंस होगी, तो इसीलिए जो है फेमा एक्ट में ये सब चीज़ें बताई गई है। और प्रॉपर इसको नोटिफिकेशन जारी करके जो है 7 नवंबर 2017 में इसके रिगार्डिंग कुछ और गाइडलाइंस दी गई है। तो यहाँ पे पहले आपका टॉपिक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एफडीआई। बाहर की कोई कंपनी इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रही है 10% या उससे ज़्यादा का अगर वो शेयर में इन्वेस्ट करेगी तो वो होगा हमारा एफटीआई। ऐसे एक दूसरा आपका आएगा एफआईआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर की कंपनी इंडिया के किसी शेयर में इन्वेस्ट करी लेस देन 10%, तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एफडीआई क्या होगा? इट इज अ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो बाहर के जो लोग हैं, नाम से लग रहा है फॉरेन, तो बाहर के लोग जो है, बाहर की कोई अनलिस्टेड इंडियन कंपनी हो सकती है, सॉरी बाहर के जो कोई लोग हैं वो इंडिया की किसी अनलिस्टेड कंपनी में कम से कम 10% या उससे ज़्यादा के, अगर पोस्ट इशू पेड अप जो इक्विटी कैपिटल अगर उसमें 10% या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, उससे ज़्यादा के शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है और कोई लिस्टेड कंपनी भी वो हो सकती है। लिस्टेड कंपनी होगी तो पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो जो इक्विटी शेयर जो कैपिटल होती है टोटल इशू करने के बाद, और जो आपकी अपनी कैपिटल है जो कि प्रमोटर लेके आता है, दोनों को जोड़ के आपका हो जाएगा ये। तो उसका 10% या उससे ज़्यादा का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? एफडीआई है। एक और बात मान लीजिए, और ये कैसा होता है? ये रिपार्टेबल बेसिस पे होता है। रिपार्टेबल मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया पर वो चाहे तो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं, यानी डिस इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी रहता है। तो मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है, इंडिया की लिस्टेड कंपनी में, लेकिन बाद में उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि रिपार्टेबल बेसिस में मतलब वो अपना डिस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो जो उनका शेयर था वो 10% से अगर कम हो जाएगा, बिलो 10%, तो उस केस में क्या उसको हम एफडीआई बोलेंगे? क्योंकि उसकी कंडीशन तो हमने देखी कि 10% है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्योंकि ऑप्शन ही है, डेफिनेशन ही है कि रिपार्टेबल बेसिस पे, यानी वो इन्वेस्ट करे, स्टार्टिंग में 10% है उससे ज़्यादा करे, बाद में चाहे तो रिपार्टेड यानी वापस भी वो लेके जा सकती है। तो अगर बाद में थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेके चली गई और जिसकी वजह से उसका लेवल 10% से कम रह गया, तब भी हम उसको एफडीआई कंसिडर करेंगे, ठीक है, तब भी उसको एफडीआई कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखी हुई है, फुल्ली डाइल्यूटेड, ये देखिए टर्म है यहाँ पे, फुल्ली डायलूटेड बेसिस, ठीक है। तो कैपिटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपनी प्रमोटर की कैपिटल प्लस जो शेयर्स इशू करके जो पैसा है उसको बोला गया पेड अप इक्विटी। उसके साथ है फुल्ली डायलूटेड बेसिस। अभी फुल्ली डायलूटेड बेसिस क्या है उसके बारे में बताया गया। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग इफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ कन्वर्जन आर एक्सरसाइज। तो जितने भी शेयर्स थे और उसको मान लीजिए किसी को कन्वर्ट कर देंगे, किसी डिबेंचर्स को शेयर में, या और कोई कन्वर्जन थे, मतलब कितने शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के लिए, मार्केट में, ओपन मार्केट में कितने शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको फुल्ली डायलूटेड बेसिस बोला जाता है। मतलब अनइनकम्बर्ड शेयर जिसको कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो होते हैं फुल्ली डायलूटेड बेसिस। एफडीआई के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आ जाएगा? शेयर्स, बॉन्ड, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो लेस देन 10% ऑफ पोस्ट पेड अप इक्विटी, बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें परसेंट चेंज हो गया। वहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा है और उसमें 10% से कम रहेगा। वही फुल्ली डायलूटेड बेसिस के जो शेयर होते हैं, मतलब जो शेयर जिसको कोई क्लेम नहीं करेगा और वो फ्रीली अवेलेबल है, तो उन शेयर में अगर 10% से कम का कॉन्ट्रीब्यूशन कोई बाहर की कंपनी या रेजिडेंट करती है इंडिया के किसी लिस्टेड कंपनी में, और लेस देन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। तो कई बार क्या होता है कि एक बार में नहीं, सीरीज में जो है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन सबको मिला के जो है 10% से कम आना चाहिए, तब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें एक डेफिनेशन है, एक टर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये कौन होगा? ये उस पर्सन को बोला जाएगा जो कि प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2014 के तहत रजिस्टर्ड होगा, यानी वो इन्वेस्टर्स होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा इस एक्ट के तहत, और वो जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसे इसमें एक टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या आप इसको जो है इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया, और सब अकाउंट रजिस्टर्ड अंडर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन। तो ये जो है एफआईआई कौन होगा, जो कि 1995 में जो आपका सेबी का एक्ट था उसके तहत जो रेगुलेट होगा तो वो होगा एफआईआई, और जो 2014 के तहत रेगुलेट होगा उसको बोलेंगे एफपीआई। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, दोनों है ही इन्वेस्टर, पर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के तहत वो जो है अलग अलग रेगुलेशन एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, तो थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। एफपीआई 2014 वाले एक्ट के तहत मतलब लेटेस्ट वाले के तहत जो रजिस्टर्ड होगा उसको एफपीआई बोलेंगे, और 1995 वाले रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होगा उसको एफआईआई बोलेंगे। और प्रॉपर उनका जो है आप रजिस्टर्ड होंगे तो उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, shall be deemed to be FPI till expiry of block of 3 years from enactment of FPI regulation 2014। तो 2014 में नए रेगुलेशंस लाए, और ये जिनके पास पुराने वाला जो FII है उनको भी FPI बोला जाएगा 3 साल तक, मतलब 3 साल तक उनको FPI बोला जाएगा। 3 साल कब से, 2014 में जो ये एक्ट आया था, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। तो जो जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया उन सबको तो एफपीआई बोला होगा, जो पुराने वाले होंगे जिनको एफआईआई बोला होगा, पर 2014 से 3 साल यानी 2017 तक जो है उनको भी एफपीआई बोला जाएगा। किनको, जो कि पुराने वाले थे, जो कि 1995 के तहत रजिस्टर्ड थे। उसके बाद उनको फिर अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Foreign investment in foreign investment is any investment made by a person resident outside India। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया ऑन रिपार्टेबल बेसिस। रिपार्टेबल मतलब वो चाहे तो अपना पैसा वापस भी लेके जा सकते हैं। इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट वही होता है आपका शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, वो सब। इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है उसको कैपिटल के तौर पर अगर कंट्रीब्यूट करेगी कोई बाहर की रेजिडेंट, सॉरी कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से जो है इंडिया में इन्वेस्ट आ रहा है। इसमें आपके कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स मतलब जो बैन है, जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, वो कौन कौन से सेक्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई लॉटरी का बिजनेस है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट या ऑनलाइन लॉटरी है, किसी भी केस में जो है एफडीआई एफआईआई या लॉटरी के बिजनेस के लिए नहीं आ सकता। गैमलिंग कोई बिजनेस हो रहा है, चिट फंड्स और निधि कंपनीज, ये भी एक टाइप की जो है, और चिट फंड भी एक टाइप की निधि कंपनीज ही होती है। ये सब क्या करती है, लोगों से पैसा लेके आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को लोन देने का ये सब काम करती है। कई बार आपने सुना होगा कि चिट फंड में फ्रॉड हो गया, तो उसमें होता क्या कि कोई पर्सन जो उस एरिया में काफ़ी, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, उस एरिया में सभी से उसने बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली, चिट फंड के नाम पे उसने पैसे ले लिए और रातों रात वो कहीं फरार हो गया, तो सभी लोगों के पैसे चले गए। अब उस आदमी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, वो कौन है कहाँ, ठीक है, तो वही होता है चिट फंड निधि कंपनीज। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर में अगर ट्रेडिंग करनी वो भी बैन है। रियल एस्टेट बिजनेस या कोई फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन करना वो भी बैन है। मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, सिगरेट, इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। एक और रिस्ट्रिक्शन है वो है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है। फॉरेन टेक्नोलॉजी कॉलिब्रेशन, अगर मान लीजिए आपको कोई भी तो मान लीजिए आपको फ्रेंचाइजी का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम या मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फॉर लॉटरी बिजनेस। लॉटरी और गैमलिंग ये तो हमने ऊपर भी देखा था, तो ये सब इसमें हो जाएगा। ये सभी जो है बैन लिस्ट है, या आप बोल लीजिए प्रोहिबिटेड है, मतलब ये सभी बिजनेस के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। और अगर कोई पर्सन है, कोई इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई अगर सिटीजन है, ठीक है, या कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी पाकिस्तान या बांग्लादेश में है, तो वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के बस ये दो कुछ स्पेशल कंट्रीज आप बोल लीजिए, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पड़ोसी पड़ोसी देश, तो उनको पहले से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक और लाइन लिखिए, पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ज़्यादा इसमें और एक और रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन है पहले तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बावजूद भी ये जो बैंड लिस्ट हमने 7-8 लिस्ट पढ़ी, ये लिस्ट में तो वो नहीं कर सकता, पर साथ में डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी, इन सेक्टर्स में भी जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। कौन पर्सन जो है, मतलब उसने परमिशन तो ले ली, गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया, उसके बावजूद भी वो डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और जो ये सेक्टर्स 8-9 हमने यहाँ पे पढ़े थे, इन सब में जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर। ऐसे एक आपका होता है जीडीआर, और फिर होगा आपका एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और लास्ट में एक आपका आएगा आईडीआर, मीन्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये तीनों क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसे एक बार समझते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, पहले आपका आता है एडीआर, और फिर वैसे कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर का, ठीक है। तो
एडीआर किसके लिए, इसको कौन इस्तेमाल करेगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, बोलते हैं किसके लिए, इसको कौन इस्तेमाल करेगा, तो वैसे एडीआर नाम का जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए, अमेरिका के लोगों के लिए। जीडीआर नाम का प्रोडक्ट किसके लिए, ग्लोबली, मतलब अदर देन अमेरिका, तो वो ग्लोबल कोई भी और कंट्री हो सकती है। आईडीआर किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो स्पेशली ये इसके लिए होता है, पर किसी किसी केस में ये आउटसाइड के लिए भी हो सकता है। तो एडीआर एग्जैक्टली है क्या, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो मान लीजिए कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, सो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अमेरिका का कोई पर्सन है, मिस्टर ए, जो कि यूएसए में रहता है, ठीक है, और उसको बहुत इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि इंडिया की कंपनी जो है, इंडिया की मार्केट बहुत ही अच्छी है, और उसको लगता है कि इंडिया की मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, वो इंडिया की शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड है। बट क्योंकि वो यूएसए का है, तो वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसके लिए ईजी है, पर बाहर उसके लिए तो ये ओवरसीज हो गया, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो सकता है मिस्टर ए के लिए, अगर उसको किसी इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही मिस्टर ए के जैसे और भी बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो कि यूएसए में हैं, और उनको जो है इंडिया की कंपनी में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ का एक मान लीजिए ब्रोकर है लोकल, वो क्या करेगा कि इंडिया की कंपनी से शेयर्स ले लेगा, ठीक है, इंडिया की कंपनी से क्या करेगा, शेयर ले लेगा, और उसको जो है एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, शेयर्स वो यहाँ से रुपये में लेके आएगा, क्योंकि शेयर्स तो रुपये में इशू किया गया, तो वो उसको अमेरिका का जो कंट्री डॉलर, उतने रुपये में एक शेयर को ऐसे कन्वर्ट करेगा कि एक एडीआर, जैसे मान लीजिए 3 शेयर हो गए, 2 शेयर जो भी उसका रेट होगा, उस हिसाब से वो जो रेट अपना डिसाइड करके उन्हीं शेयर्स को जो है वहाँ पे ए बी सी जो भी वहाँ पे मिस्टर यूएसए के लोग जो उस शेयर में इंटरेस्टेड है वो उसको खरीदेंगे। तो जनरली एडीआर किसके लिए इशू किया जाएगा, जो बहुत ही हाईली डिमांडिंग इंडिया कंट्री का जो शेयर होगा, इंडिया की कंपनी का शेयर जो कि बहुत डिमांड में होगा यूएसए में, बट इंडिविजुअल के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर उसके जैसे हजारों लाखों इंडिविजुअल और है जो कि उसमें इंटरेस्टेड है। तो जैसे आपको मालूम है ना, कोई एरिया, मान लीजिए किसी एरिया में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है, तो वहाँ पे आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड है घर लेने में, तो वहाँ पे ब्रोकर मिल जाएंगे जो कि सारा काम आपका करके देंगे। तो सेम सेम इसको आप एक टाइप का ब्रोकर समझ सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली ब्रोकर नहीं, इसको डिपॉजिट रिसिप्ट बोला जाता है, और ये डिपॉजिट रिसिप्ट यूएसए का कोई बड़ा बैंक भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, बल्क में, जैसे कहते हैं ना बल्क में शेयर लेके बेचना हो, तो क्या करेगा कि वहाँ इंडिया की कंपनी को शेयर्स खरीद लेगा, और प्रॉपर इसका एक कस्टोडियन भी रहेगा, यहाँ पे इंडिया की कंपनी से जो शेयर लेगा ये अपनी कस्टडी, एक कस्टोडियन कंपनी रहेगी जिसके साथ ये एग्रीमेंट करेगा, और उसकी कस्टडी में ये शेयर्स रहेंगे, और फिर जो है उसके बिहाफ पे जो है डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करेगा, मतलब लोगों से पेमेंट लेगा और डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करेगा, फिर बाद में वो पेमेंट यहाँ पे भेज देगा, और फिर जो है कस्टडियन से अपने शेयर्स ले लेगा। वही होता है एडीआर। तो एडीआर एग्जैक्टली क्या है, ये अमेरिका के लोगों के लिए है। और क्यों एडीआर की डिमांड आती है, अगर अमेरिका के लोग इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकेले इंडिविजुअल के लिए ये काम मुश्किल होता है, पर अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया की कंपनी का शेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे एक बैंक क्या करेगा, इंडिया की कंपनी से शेयर्स ले लेगा। डायरेक्ट उसको शेयर का सप्लाई नहीं मिलता, इंडिया में एक होल्डिंग कंपनी होगी जो कि जिसके साथ इस अमेरिका के बैंक या डिपॉजिट रिसिप्ट आप बोल लीजिए, तो उसका एग्रीमेंट होगा, तो वो उसके बिहाफ पे शेयर्स को होल्ड करेगी, और ये फिर शेयर्स होल्ड करने के बाद जो है एडीआर इशू कर देगा, और फिर वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो एडीआर, और सबसे अच्छी बात है एडीआर वहाँ की करेंसीज में ही होंगे, यूएसए के डॉलर में होगी, तो उन लोगों को कोई इशू नहीं है, वो डॉलर दे के एडीआर खरीद सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ये जो पेमेंट वहाँ पे भिजवा देगा रुपीज़ में कन्वर्ट करके, और जो है शेयर्स ले लेगा। तो एक एडीआर रिप्रेजेंट करता है 2 शेयर्स या 3 शेयर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक एडीआर कितने डॉलर में और शेयर का प्राइस कितना है, तो उस हिसाब से उसने उसको कन्वर्जन रेट बताया। तो बिल्कुल वही चीज़ आपका एडीआर। तो ये उनके लिए, अमेरिकन लोगों के लिए जो कि इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जीडीआर किसके लिए, अमेरिका के अलावा और भी तो ग्लोबल में और भी कंट्रीज है जो कि इंडिया के शेयर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका कंसेप्ट हो जाएगा जीडीआर। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी और कंट्रीज जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड, कोई भी कंट्रीज, अगर वहाँ के लोग इंडिया की शेयर मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में एक बैंक होगा, और वो बैंक क्या करेगा, इंडिया की एक उसकी कस्टडी रहेगी जो कि उसके शेयर्स को होल्ड करेगी, उस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी आप बोल सकते हैं, तो उसको शेयर्स रखवा लेगा, और वहाँ पे वो मान लीजिए स्विट्जरलैंड में जीडीआर इशू कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड के लोग उस जीडीआर को क्या करेंगे, खरीदेंगे, वहीं की जो करेंसी उसकी करेंसी में इशू हो जाता है, और बदले में इसको पैसा देंगे, ये पैसा यहाँ पे भेज देगा, और फिर पेमेंट इसको मिल जाएगी, और जो है यहाँ पे ये शेयर्स को वहाँ भेज देगा, तो वही जीडीआर है। ये प्रोसेस अमेरिका में होगा तो उसको एडीआर बोलेंगे, अगर यूएसए में होगा तो जीडीआर बोलेंगे। ऐसे एक होता है आईडीआर, आईडीआर भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है, इसी का आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। जीडीआर रिप्रेजेंट रिसिप्ट दैट एंटाइटल द होल्डर, मतलब जो जीडीआर होल्डर है, टू कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो जीडीआर कौन सा था, कोई भी और, जैसे हमने स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिया, तो अगर उसके पास मान लीजिए 2 जीडीआर है, तो वो डिपेंड करेगा कि जीडीआर का वैल्यू कितना है और उस टाइम पे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है। तो 2 जीडीआर को मान लीजिए 4 शेयर्स है, या उसके पास 2 जीडीआर है
4 शेयर है, तो वो अपने जीडीआर को जो है इंडियन शेयर में कभी भी कन्वर्ट करा के उसको बेच के जा सकता है। तो वो जो शेयर होल्डर है वो अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में जो है वो जीडीआर उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जीडीआर रिप्रेजेंट करता है कि जितना पर्सन के पास जीडीआर है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उस हिसाब से उसके पास वो शेयर होल्डिंग है। द रिसिप्ट आर इशू बाय डिपॉजिटरी अब्रोड, तो ये जीडीआर उसको किसने दिया, वहां पे कोई बैंक हो सकता है जिसको आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोल सकते हो, तो अब्रोड में कोई होगा बैंक या डिपॉजिट रिसिप्ट, उसने ये रिसिप्ट इशू की होगी। एंड आर ट्रेडेबल इन ओवरसीज मार्केट, और उसकी ट्रेडिंग जीडीआर की कहाँ होगी, वहीं की जो जीडीआर का स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे इसकी ट्रेडिंग होगी। एंड दे आर नेगोशिएबल रिसिप्ट, नेगोशिएबल मतलब एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा नहीं मिस्टर ए के नाम पे जीडीआर है, वो अपने दोस्त बी को चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, बी चाहे तो सी को, तो ये नेगोशिएबल रहता है। द अंडरलाइंग शेयर्स, मतलब जिस कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है वो है इशूड बाय द इंडियन कंपनी आर हेल्ड बाय इंडियन कस्टोडियन ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज डिपॉजिट। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे हमने कहा था ना कि वो शेयर्स डायरेक्ट नहीं लेगा, वो एक कस्टडी रखेगा जिसको आप कस्टडियन बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीडीआर का इंडिया का जो इंडिया की जो बैंक है वहां से वो डायरेक्ट नहीं ले रहा है। जीडीआर क्या कर रहा है कि इंडिया की मान लीजिए कंपनी है तो वहां पे उसकी एक होल्डिंग कंपनी जो कि उसके शेयर्स को होल्ड कर रही है, वो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो शेयर्स है इंडिया में एक कंपनी होगी जिसको आप इंडियन कस्टोडियन बोल सकते हो, तो वो उस जीडीआर के बिहाफ पे जो है शेयर को होल्ड करने का काम करेगा। दे आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो जो जीडीआर है वहीं की जो करेंसी उसमें डिनोमिनेट होती है। द एक्सचेंज रेट ऑन जीडीआर इज बॉन्ड, तो जो भी एक्सचेंज रेट होगा क्योंकि वहीं की करेंसी में बाद में मान लीजिए उनको रुपये में आके बेचना है, तो उस केस में उनको जो रिस्क होगा करेंसी रिस्क, तो वही जो इन्वेस्टर है जिसने जीडीआर में इन्वेस्ट किया उसी को रिस्क फेस करना पड़ेगा। द इक्वलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज फिक्स एज पर प्राइसिंग नॉर्म, तो जिस हिसाब से सेबी का प्राइसिंग नॉर्म होगा उस हिसाब से कितने इक्विटी शेयर्स एक जीडीआर है तो वो चीजें डिसाइड होगी। फिर ऑन इश्यूएंस ऑफ जीडीआर, जीडीआर इशू होने के बाद द इक्विटी ऑफ इशूइंग कंपनी इंक्रीज, वो जो कंपनी है उसकी इक्विटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जीडीआर उसके शेयर्स ही रिप्रेजेंट कर रही है, उसके शेयर्स इशू किए मार्केट में लोग उसको लेंगे तो उनको इक्विटी मतलब पैसा मिलेगा, उसकी इक्विटी हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप अपने शेयर देते हो तो एक तरह से आप उनसे पैसा ले रहे हो, आपकी इक्विटी की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। देयरफॉर इट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो इज नॉट एडवर्सली इफेक्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट मतलब होता है लोन, इक्विटी मतलब होता है कैपिटल या शेयर्स इशू करके जो पैसा है, तो लोन डिवाइडेड बाय ये जितना ज्यादा बढ़ेगा इक्विटी तो ये जो टोटल वैल्यू ये कम आएगी। ठीक है, तो लोन आपका कम से कम आएगा जितना ज्यादा आपका इक्विटी बढ़ता जाएगा, ये जो लोन की वैल्यू इसमें कम आपको मिलेगी। डिविडेंड इज पेड आउट इन रुपीज टू द डिपॉजिटरी, क्योंकि वो इंडिया की कंपनी तो जो अगर वो डिविडेंड पे करना चाह रही है तो रुपये में वो पे करेगी डिपॉजिटरी को। द डिपॉजिटरी इज इंटाइटल टू वोटिंग राइट्स एज इट होल्ड द इक्विटी शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर, तो जीडीआर जो होल्डर है उनके बिहाफ पे, जैसे मैंने आपको बोला ब्रोकर, तो वो जो डिपॉजिटरी एक तरह से उन सभी के ब्रोकर का काम करेगा, तो इसीलिए वो उसको वोटिंग राइट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने शेयर होल्ड किया हुआ है जीडीआर होल्डर के बिहाफ पे। बाकियों को तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स है वहाँ के मान लीजिए स्विट्जरलैंड कहीं के, वो इन्वेस्टर तो जीडीआर होल्डर है, एग्जैक्ट शेयर तो इसी के पास है डिपॉजिटरी के पास, तो इसीलिए इसके पास जो है वोटिंग राइट्स भी रहेंगे। एलिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी स्कीम इज ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एडीआर और जीडीआर के लिए टू वे फंजिबिलिटी स्कीम अवेलेबल है। अंडर दिस स्कीम में होता क्या, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर कैन परचेज द शेयर फ्रॉम मार्केट फॉर कन्वर्जन इनटू एडीआर जीडीआर, तो इसमें क्या होता है कि कोई स्टॉक ब्रोकर होगा और वो शेयर्स को खरीदेगा और फिर उसको एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट करेगा, या उसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। री इशुएंस ऑफ एडीआर जीडीआर वुड बी परमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एडीआर जीडीआर दैट हैव बीन रिडीम्ड इनटू शेयर्स, तो कुछ एडीआर जीडीआर होंगे जो कि क्योंकि इनको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एडीआर जीडीआर को मान लीजिए शेयर में कन्वर्ट कर दिया है तो अब आप दोबारा से रीइश्यू कर सकते हैं उस लिमिट तक जिस लिमिट तक जो है उनको कन्वर्ट करके बेच दिया गया। मतलब मान लीजिए 3 एडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट किया और मार्केट में बेच दिया इंडिया मार्केट में, तो अब तो वो एडीआर नहीं रहे, तो जितना लिमिट था एडीआर का उतनी लिमिट तक उसको दोबारा से जो है रीइश्यू करके जो है आपको जो है पैसा इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी बिल्कुल उसकी तरह ही होते हैं, ये सिर्फ यूएस में ट्रेड होंगे अमेरिका में। और जीडीआर की बात करो आर ट्रेडेड इन एनी अदर ओवरसीज मार्केट, मतलब जीडीआर किसी में भी मार्केट में भी हो सकते हैं, लेकिन एडीआर सिर्फ अमेरिका के लिए होंगे, स्पेशली अमेरिका के लिए। और एडीआर का फिर से वही लाइन लिखा है कि सिर्फ यूएस के होंगे, और क्योंकि यूएस के होंगे तो यूएस जीएएपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे काम करता है, तो इसीलिए जो भी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होंगे उस डॉक्यूमेंट्स में एडीआर को इशू करने के लिए, तो उसमें यूएस जीएपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना जरूरी है, तभी वो इन वहाँ पे जो है शेयर उसको स्टॉक मार्केट में अमेरिका के आप जो है एडीआर को खरीद या बेच पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। एडीआर जीडीआर हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे आईडीआर, किस तरह से आईडीआर को इशू किया जाता है। इसमें लिखा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में इशू आईडीआर थ्रू अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया।
सो आईडीआर क्या होते हैं, इंडिया के लोग अगर बाहर की किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, सेम यही है यूएस, आईडीआर क्या था, यूएसए के लोग इंडिया की कंपनी में इंटरेस्टेड, आईडीआर क्या होगा, इंडिया के लोग बाहर की किसी भी फॉरेन कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो आईडीआर के थ्रू जो है वो उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में इशू आईडीआर, तो वो जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है वो आईडीआर इशू करेगी कोई भी डोमेस्टिक रिपोजिटरी यानी इंडिया की जो डिपॉजिटरी उसके थ्रू टू ए पर्सन रेजिडेंट, या तो इंडिया के रेजिडेंट को या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ने उसको जो है आईडीआर इशू करेगी। द इशू ऑफ आईडीआर शुड कंप्लाई विद कंपनीज, जो कंपनीज रूल 2014 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फॉरेन कंपनीज उसके हिसाब से, और सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसकी कैपिटल और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2009, तो उसके हिसाब से जो है आईडीआर इनको कंप्लाई करके जो है आईडीआर को इशू करना चाहिए। Any issue of IDR by financial banking companies having presence in India either through a branch or subsidiary shall require, तो कोई भी बैंक, जैसे हमने बोला ना कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हमने ब्रोकर का नाम दिया एक तरह से, जिसको आप डिपॉजिट रिसिप बोलोगे, तो इंडिया के डिपॉजिट रिसिप कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, लेकिन उसको पहले से जो है वहाँ के प्रियर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेक्टोरियल रेगुलेटर से, रेगुलेटर से अप्रूव लेके वो जो है आईडीआर इशू कर सकती है इंडियन के जो लोग, और ये इंडिया की रुपी में ही होगी, जैसे जिस कंट्री की होती है, जैसे एडीआर है तो अमेरिका के डॉलर में होगी, जीडीआर जिस फॉरेन कंट्री में वहाँ की करेंसी में होगी, तो आईडीआर इंडिया की है तो इसीलिए इंडियन रुपीज में ये होती है, क्योंकि यहीं के इन्वेस्टर्स है, ज़्यादातर इंडिया के इन्वेस्टर्स आईडीआर में इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए रुपीज में होगा तो आसानी से वो इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ आईडीआर shall be immediately repeated outside India by the companies issuing such IDR। तो मान लीजिए इंडिया के लोगों ने आईडीआर में इन्वेस्ट किया, तो उनको आईडीआर मिला, बदले में उनको रुपये देने पड़ेंगे, तो वो जो रुपी है उसका पेमेंट आप क्या करेंगे, रिपेटेड मतलब वापस आप भेज रहे हैं आउटसाइड इंडिया, किसको भेज रहे हैं, बाय द कंपनीज इशूइंग सच आईडीआर, तो जो कंपनीज के आईडीआर इशू किए गए तो उनको जो है, सॉरी वो कंपनीज जो आईडीआर इशू कर रही है वो लोगों से पैसा लेके उनको आईडीआर देके वो पैसा जो है वापस भेज देगी, वो बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, तो आईडीआर का भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा जहाँ पे लिखा है परचेस एंड सेल ऑफ आईडीआर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एनआरआई और ओवर ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में परचेज होल्ड और सेल आईडीआर, वो चाहे तो खरीदना बेचना या होल्ड करना आईडीआर को कर सकता है। एनआरआई और ओवरसीज जो है सिटीजन ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट इन आईडीआर आउट ऑफ फंड, तो उनका जो एनआरई एफसीएनआर अकाउंट होता है जनरली एफडी अकाउंट रहता है, और जैसे एनआरई अकाउंट जाता है उनका सैलरी अकाउंट, जो फॉरेन करेंसी में उनका सैलरी अकाउंट है वो एनआरई रहता है, तो उसमें जो पैसा रखा है उस पैसे से वो अपना आईडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लिमिट है, देयर विल बी ओवरऑल कैप ऑफ $5 बिलियन फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ आईडीआर बाय एलिजिबल फॉरेन कंपनीज इन इंडियन मार्केट, तो ये जो है इशू कौन कर रही है आईडीआर, फॉरेन कंपनीज, मतलब इंडिया की जो है लोग बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, पैसा बाहर जाएगा, फंड रेजिंग कर रहे हैं एक तरह से, ये जो एडीआर जीडीआर क्या है, फंड रेजिंग का तरीका कंपनीज के लिए, तो वो जो फॉरेन कंपनीज है मैक्सिमम $5 बिलियन तक का जो है, इतने अमाउंट तक का आईडीआर इशू कर सकती है और इतना पैसा बाहर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारा पैसा अगर आईडीआर के थ्रू उन्होंने इंडिया से ले लिया, इंडिया की मार्केट से ले लिया, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाएगा, हमें फॉरेन रिजर्व बहुत सारे काम के लिए चाहिए, इतना सारा गोल्ड हमें इंपोर्ट करना होता है, क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, अगर आईडीआर के थ्रू इंडिया के लोगों को आईडीआर मिला और बदले में यहाँ से पेमेंट बाहर गई, तो बहुत सारा फॉरेन रिजर्व का इशू हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम $5 बिलियन तक का जो है वो रेजिंग कर सकता है फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर रिड्यूशंस एंड टू वे फैसिलिटी ऑफ आईडीआर, तो यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है, ट्रांसफर इन सब के बारे में। कन्वर्सन ऑफ आईडीआर इनटू शेयर्स, तो आईडीआर क्या है, ये एक तरह से शेयर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप आईडीआर इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट को शेयर में जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वही जो इशू कंपनी उसी के शेयर में कन्वर्ट होगा, तो उसको जो आपका फेमा रेगुलेशन 2004 है उसमें ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी की बात की, तो उसके हिसाब से कंप्लाई करना पड़ेगा। आईडीआर शुड नॉट बी रिडीमेबल इनटू इक्विटी शेयर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो आईडीआर इशू किया गया तो कम से कम 1 साल तक तो उसको रखना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही आप उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे। लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी ऑफ आईडीआर इज परमिटेड, इसमें क्या बोला है कि जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज में सेल और कंटिन्यू टू होल्ड शेयर सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस, तो जो आपका ये जो हमारा 2004 का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन का जो कंप्लाइंस था उसके हिसाब से जो है इंडिया की जो कंपनी है वो चाहे तो सेल कर सकती है, कंटिन्यू टू होल्ड अपने पास जो है शेयर्स रख सकती है आईडीआर वाले शेयर्स। ठीक है, ऐसी जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी वो भी ऐसा ही कर सकती है, शेयर्स चाहे तो बेच सकती है और अपने पास होल्ड करके भी रख सकती है। एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का इंक्लूडिंग रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू होल्ड, तो वो चाहे तो वो शेयर्स को होल्ड कर सकता है, वो जो मतलब आईडीआर वाले शेयर्स थे
आइडिया को कन्वर्ट करके जो शेयर्स बने थे उसको होल्ड कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सिर्फ सेल पर्पस के लिए, होल्डिंग के लिए नहीं, सिर्फ सेल के लिए विद इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको वो बेच देना चाहिए। तो 30 दिन तक ही होल्ड करके रख सकता है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकता। ठीक है, तो तीनों का वहाँ पे लिमिट बताया कि कौन कौन कितना टाइम रख सकता है। चलिए ये आपका हो गया, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ईसीबी। फुल फॉर्म हो गया आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी के बारे में हम ऑलरेडी एक चैप्टर में देख चुके हैं आपके बीएफएम के, तो वहाँ पे ईसीबी का बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन देखा था। तो वो था आपका, वो भी आपका न्यूली एडेड सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 6, ईसीबी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। ये वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ईसीबी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ईसीबी आप जानते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ऐसे एक एफडीआई होता है, एफआईआई होता है, ईसीबी होता है। इन सब में डिफरेंस क्या होता है? ईसीबी मतलब ये बोरोइंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है ईसीबी। ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी इंडिविजुअल अगर बाहर से मतलब पैसा बोरोइंग करना चाहती है रुपीस में या फॉरेन करेंसी में, एफसीवाई दोनों करेंसी में अलाउ होता है, तो उसके लिए ईसीबी रहता है। जनरली ये 3 साल तक का रहता है टाइमिंग, और ये कम ज़्यादा होता है, वो केस थ्रू केस बेसिस, वो भी अभी हम देखेंगे। तो ईसीबी का मतलब सिंपल सा है कि इंडिया की कंपनी बाहर से जो है बोरोइंग कर रही है, तो उसी को बोलते हैं ईसीबी। तो ये बोरोइंग का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इंडिया की कंपनी बाहर से जो है बोरोइंग कर सकती है। ठीक है, क्या वो रुपये में करेगी, फॉरेन, दोनों ऑप्शन है। रुपये वाला ऑप्शन भी है, वो चाहे तो रुपीस में भी बोरोइंग कर सकती है, और चाहे तो फॉरेन करेंसी में भी बोरोइंग कर सकती है। तो वही सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, तो वही जो आपका जो मास्टर सर्कुलर चैप्टर 6 में दिया हुआ है, उसी सर्कुलर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दोबारा से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ईसीबीआर कमर्शियल लोन, ये कमर्शियल पर्पस के लिए जो है लोन लिया जाता है। कमर्शियल मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी, कॉर्पोरेट, वही जो है ईसीबी के थ्रू बोरोइंग कर सकती है। रेज बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटी। तो इंडिया की जो रेजिडेंट एंटिटीज है, वो जो नॉन रेजिडेंट मतलब आउटसाइड इंडिया, वहाँ से जो है बोरोइंग करेगी। और उनको जो कुछ पैरामीटर, जैसे मिनिमम मैच्योरिटी इतने साल का आपको रखना है, या परमिटेड या नॉन परमिटेड एंड यूज, मतलब कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं खर्च किया जाता। मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, तो टोटल कितना कॉस्ट मैक्सिमम आ सकता है, उस सबका सीलिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 6 में बताया, वो सब आपको दोबारा रिपीट है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वही सब आपका ईसीबी होता है। तो जनरली किसके लिए? कमर्शियल पर्पस का आपका बोरोइंग है, कोई बिजनेस आप करते हैं। ठीक है, इसके लिए रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी रेटिंग वाली जो कंपनी से बाहर से बोरोइंग कर सकती है, रुपी या फॉरेन करेंसी में। जनरली अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो ये 3 साल का रहता है। लिमिट भी है इसमें, $750 मिलियन एक साल का लिमिट रहता है। ठीक है, इतने तक का जो है बोरोइंग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो नाम से लग रहा है कमर्शियल, तो ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब इंडिया से नहीं, बाहर से, फॉरेन से ही आपको बोरोइंग करनी है, और बोरोइंग हुई आपका लोन हो गया। एफडीआई और ईसीबी में डिफरेंस क्या है? ये बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप अपनी कंपनी के शेयर्स वो सब नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप एफडीआई एफआईआई बोले, उसमें क्या होता है, आप अपनी कंपनी के शेयर्स एक तरह से उनको देते हैं, 10% से ज़्यादा, या 10% वो एफडीआई होता है, एफआईआई लेस देन 10%। पर ईसीबी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें शेयर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डेप्ट मतलब आप सिर्फ लोन देके जो है ऐसा करते हैं। करेंसी की बात करते हैं। ईसीबी इन फॉरेन करेंसी, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी, मतलब यहाँ पे दो हेडिंग है, एक तो फॉरेन करेंसी में आप ईसीबी लेंगे, और एक रुपी में, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। करेंसी अगर फॉरेन करेंसी में कौन सा ईसीबी, कोई भी जो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, उसमें आप ईसीबी ले सकते हैं। रुपी में तो वही इंडिया रुपी हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप मतलब किस तरह से, और किस किस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे पैसा या और भी कुछ, आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं। फिक्स फ्लोटिंग रेट वाले अगर आप नोट इशू करना चाहें, बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करना चाहें, तो भी आपका यही होगा। ऐसे ट्रेड क्रेडिट का भी आपका एक टॉपिक आएगा इसके बाद का है। और बियॉन्ड 3 ईयर्स, तो 3 साल से ज़्यादा वाला ट्रेड क्रेडिट। अभी मैं आपको ट्रेड क्रेडिट नहीं बताऊंगी, ये हम थोड़ी देर में टॉपिक करेंगे। इसके बाद का शायद नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है। आप देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड क्रेडिट ना, जब ये आएगा तभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। तो 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम का जो ट्रेड क्रेडिट होता है, वो भी हम जो है कर सकते हैं ईसीबी के थ्रू। चलिए, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ये भी इशू कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? जो आसानी से जो है ये बॉन्ड होंगे और ये शेयर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड क्या होते हैं? मतलब ये किसी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। और तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा कि ये कंपनी के बॉन्ड होंगे और उसको उसी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी के बॉन्ड होंगे और उसको उस कंपनी के अलावा कहीं और जो है शेयर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट पे जो आप ईसीबी कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। ऐसे अगर हम इंडियन रुपी वाली बात करें, तो इसमें भी वही सब आ जाएगा। जो जो यहाँ पे बस फर्क इतना ही है, रुपीज़ में आपका हो जाएगा। और इसमें एक प्लेन वैनिला वाला रुपी बॉन्ड अवेलेबल है, अलाउ है।
प्लेन वेनिला बॉन्ड क्या होगा, नॉर्मल बॉन्ड होगा जिसको आप इशू कर सकते हो, और बिल्कुल सिंपल फॉर्म का। प्लेन वेनिला का मतलब ये होता है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कुछ चीजें होती है ना जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक फीचर, तो वही आपका प्लेन वेनिला बॉन्ड का फीचर होता है कि एक टाइप का बॉन्ड है जो इशू होगा और आप इसमें जो है इंटरेस्ट कूपन की फॉर्म में पे किया जाता है, बस यही है इसमें होता है। एलिजिबल बोरोवर, कौन कौन जो है एलिजिबल है एफसी ईसीबी के थ्रू बोरोविंग करने के लिए? जो भी एंटिटीज जो कि एफडीआई के लिए, जिस एंटिटी में एफडीआई आने का परमिशन है कि एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, वो ईसीबी के थ्रू जो है बाहर से बोरोइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एंटिटीज है जैसे पोर्ट ट्रस्ट हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स है, सिडबी, एक्सिम बैंक, तो वो भी ईसीबी के थ्रू जो है बोरोइंग कर सकती है। यहाँ रुपये में भी सेम वही है, जिनको जो है ऑल एंटिटीज एलिजिबल, तो जो एंटिटीज यहाँ पे ये पूरी की पूरी तो है ही, प्लस रजिस्टर्ड एंटिटी जो माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटीज करती है, तो वो भी जो है इसमें एक्स्ट्रा एलिजिबल है। रिकॉग्नाइज लेंडर्स मतलब कौन लोन दे सकता है, तो ये लेंडर्स का लिस्ट सेम है, मतलब चाहे रुपये में चाहे ईसी में, दोनों करेंसी में दे सकता है, तो वो अलग अलग नहीं है। इसमें लेंडर्स जो होना चाहिए FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IOSCO कंप्लाइंट कंट्री। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या IOCS कंप्लाइंट कंट्री का मतलब क्या है कि ये एक तरह का FATF एक तरह की कमेटी है, और जो जो कंट्रीज इसकी मेंबर है वो इसके रूल्स को मानती है। रूल्स किसके रिगार्डिंग होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि टेररिज्म फाइनेंस ये सब ना किया जा सके, तो उसको लेके जो है FATF का मेंबर होना जरूरी है। तो जो लेंडर है वो FATF कंट्री का मेंबर होना चाहिए। या फिर मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंडिया एक मेंबर हो। कई बार कुछ मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंडिया मेंबर है, तो वहाँ भी जो है वहाँ के भी जो लेंडर्स है वो लोन दे सकते हैं। इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो भी लोन दे सकते हैं इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर के जो इंडिविजुअल है वो भी एलिजिबल है कि वो लोन दे सकते हैं। फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक आर परमिटेड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, तो अगर इंडिया की कोई ब्रांचेस है बैंक की और वो फॉरेन में है, तो वो भी चाहे तो लोन दे सकती है, लेकिन वो सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही लोन दे पाएगी, ठीक है। FCB वाली फॉरेन करेंसी वाली जो है लोन दे सकती है। तो ये सारे आपके रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स इसमें आ गए। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, तो मिनिमम कितने टाइम का मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, तो जनरली ये 3 इयर्स का होता है, और पर कुछ केसेस में अलग अलग कैटेगरी से है, जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चर की कंपनी है तो 50 मिलियन USD तक का ECB रेस कर सकते हैं, और वो 1 साल उसका मैच्योरिटी है मिनिमम। ऐसे ही कोई जो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए या रुपी लोन लिया उसको रिपेमेंट पर्पस के लिए, अगर, और ये भी हमने देखा था ना कि सिर्फ फॉरेन इक्विटी होल्डर है तभी से आप इन 3 पर्पस के लिए ECB ले सकते हैं, वरना अलाउ नहीं है। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप ले रहे हैं तभी ये जो है अलाउड है। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म आती है फॉरेन इक्विटी होल्डर, थोड़ा इसको देखते हैं। फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो ये कौन होगा? ये मान लीजिए कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फॉरेन नाम से ही लग रहा है, मान लीजिए कोई भी रेजिडेंट या कोई भी कॉर्पोरेट हो सकती है। मान लीजिए यूएसए में एक पर्सन है मिस्टर ए, या मान लीजिए कोई कंपनी ABC लिमिटेड, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसने क्या किया है, आपकी कंपनी में कम से कम 25% की शेयर होल्डिंग है, मिनिमम इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑलरेडी आपकी कंपनी में उसकी 25% है, और आप उससे बोरोइंग कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाएगा फॉरेन इक्विटी होल्डर। आप समझ गए? यानी इसने आपकी कंपनी में, जो बोरोइंग कंपनी है, जो लेंडर है, उसने ऑलरेडी बोरोइंग कंपनी में कम से कम 25% के जो है शेयर्स लिए होंगे, तब उनको उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इक्विटी होल्डर। मतलब ऑलरेडी ये फॉरनर है, इंडिया का तो हो नहीं सकता, दूसरा इक्विटी होल्डर है, मतलब आप ही की कंपनी में इसने इक्विटी ली हुई है और कम से कम 25% ली है, तब उसको आप फॉरेन इक्विटी होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आप जो है अपने शेयर होल्डर से भी तो आप ले सकते हैं पैसा ना, तो ये मिस्टर ए है जो कि बाहर का है, उससे भी आप ECB के थ्रू बोरोविंग कर सकते हैं। और किसी भी पर्पस के लिए, कोई कैपिटल एसेट्स आपको चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, या आपने रुपये में लोन लिया आपकी कंपनी ने और उस रुपये लोन को आप रिपे करना चाह रहे हैं, तब आप इससे अपना ECB के थ्रू बोरोइंग कर रहे हैं, तब अलाउ है। किसी और से लेंगे तो अलाउ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो फॉरेन इक्विटी होल्डर है सिर्फ उससे आप इसी पर्पस के लिए लेंगे तो अलाउ है। इसके अलावा किसी और से लोन लेंगे तो इस पर्पस के लिए कि रिपेमेंट लोन करना, वो अलाउ नहीं। सिर्फ फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप इस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं तब आप ECB कर सकते हैं। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर कौन होगा? इसने ऑलरेडी जो बोरोइंग कंपनी है जो ECB के थ्रू बोरोइंग कर रही है उसमें कम से कम 25% का शेयर लिया होगा, शेयर होल्डिंग 25% की होगी, उसको बोलते हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर। तो उसके लिए टाइमिंग कितना, 5 साल तक दे सकता है। और इसमें क्या है, ECB रेज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 10 इयर्स। मान लीजिए NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उन्होंने वर्किंग कैपिटल पर्पस से जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन लिया होगा ECB के तहत, तो 10 साल तक जो है मिनिमम मैच्योरिटी टाइम है आपका। और अगर फॉर सेम पर्पस रिपेमेंट, कोई रुपी लोन लिया हुआ है और उस पर्पस के लिए, और जो है उस रुपी लोन से क्या किया आपने, जो पैसा आपने अवेल किया किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उस पैसे को इस्तेमाल किया लोन को, और उसको आप रिपे करना चाह रहे हैं, तो उस केस में 7 साल होगा। उसी के अलावा अगर आपने अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस के लिए रुपी लोन लिया तो 10 साल का टाइमिंग इसमें होगा। ये ECB दोनों इसमें आपका हो गया। तो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर
आपने बनाया, कोई कैपिटल एसेट बनाई, उससे आपका खर्चा हुआ, तो उस पर्पस के लिए आपने लोन लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जानते हैं, जिससे कोई असेट क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे आपने कोई मकान के लिए हाउसिंग लोन ये सब लिया, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। तो उस लोन, तो कैपिटल असेट पर्पस का जो लोन लिया उसकी रिपेमेंट के लिए अगर आप ईसीबी कर रहे हैं तो 7 साल, और अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस केस में 10 साल जो है अलाउड रहता है। और फॉर कैटेगरीज बी टू ई, जो हमने बी टू ई यहाँ पे जो कैटेगरीज पढ़ी बी से लेके ई तक, ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन बैंक सब्सिडीज ऑफ, तो इंडिया बैंक जिनकी फॉरेन में सब्सिडीज हैं, फॉरेन ब्रांचेस है, तो उनसे आप ईसीबी जो है नहीं ले सकते। और जितनी भी ईसीबी की हमने लिमिट बोली है, मैक्सिमम जो इसका मैच्योरिटी टाइम का जो लिमिट था हमारा, जो भी हमने पढ़ा है, तो ये इसको पूरा जो है कंप्लाई करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑल इन कॉस्ट सेलिंग, टोटल जो कॉस्ट है। तो इसमें आपका जैसे इंटरेस्ट रेट कॉस्ट हो गया, या फिर कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट या और भी कोई कॉस्ट आ जाएगा, तो सब इसमें हो जाएगा। तो इसमें लिमिट क्या है, बेंचमार्क रेट प्लस 550 बेसिस पॉइंट फॉर एग्जिस्टिंग एफसीबी। तो जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो है ईसीबी है, ऑलरेडी ईसीबी है, जो कि लिबोर, पहले आपका लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लगता था, लेकिन अभी इसको एआरआर में चेंज करने की बात की। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा बाहर से लोन लिया और लिबोर रेट के बेंचमार्क पे काम करता है, लेकिन अब इसको एआरआर में चेंज करने की बात की जा रही है। धीरे धीरे वो चेंज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन है। और लिबोर को क्यों चेंज करना पड़ा एआरआर, क्योंकि लिबोर को काफ़ी बायस्ड बताया गया। ये सिर्फ लिबोर वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ के बेनिफिट के लिए इस तरह से जो है रेट को डिसाइड करता है, जो कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल वैसे हो गया कि क्लास के मॉनिटर को देख के टीचर बोलता है कि इसकी तरह बनो, इसकी तरह मार्क्स लाओ, फिर बाद में पता लगे कि टीचर ने उस मॉनिटर को खुद बनाया है, यानी कि जो मॉनिटर के अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो रियल में मॉनिटर उस काबिल नहीं है। मॉनिटर के नंबर अगर 5 में से 6 आ रहे हैं, टीचर उसको, सॉरी 10 में से अगर 6 आ रहे हैं, तो टीचर उसको 10 में से 10 दे रहे हैं। तो इस तरीके की बाइस्ड वाले जो है सवाल लिबोर के ऊपर उठते आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एआरआर में चेंज करने की बात की जा रही है। इंडिया भी धीरे धीरे अपने अल्टरनेट रेफरेंस रेट पे आएगा। मतलब रेफरेंस रेट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए ना, तो इसीलिए। और लिबोर को थोड़ा बायस्ड माना गया, ये सारी कंप्लेंट्स आने लगी थी, तो इसलिए इसमें चेंज करने की बात की। जो पुरानी है, जो जिन्होंने पहले से बोरोइंग कर रखी ईसीबी के तहत, उनका रेट वही लगेगा, बेंचमार्क प्लस 550। जिन्होंने एआरआर में चेंज कर दिया, उनका रेट लगेगा एआरआर वाला बेंचमार्क प्लस 500, ठीक है। ये नई के लिए, जो नई इस ईसीबी बोरोइंग करेंगे, तो उनको एआरआर के तहत ही करनी है, तो उनको 500 प्लस एआरआर का रेट लगेगा। 500 बेसिस पॉइंट क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, तो 500 वही हो गया 5%। और ये उसकी बात है, जो आप फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, जो रुपये में ले रहे हैं, वहाँ पे रेट क्या लगेगा, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट। तो जो भी आपका रेट है उसमें 450 आपको बेसिस पॉइंट लेना होगा। और ऑल इन वन जो आपकी कॉस्ट की बात कर रही है, इसको अभी चेंज किया गया 500 बेसिस पॉइंट टिल 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2022 तक जो आप ईसीबी रेस करोगे, तो उसमें ऑल इन कॉस्ट जो है उसको टेम्पररी पर्पस के लिए 100 बेसिस पॉइंट चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये सीलिंग है, ये सीलिंग मतलब ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम सीलिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया गया टेम्पररी पर्पस के लिए। इसके अलावा इसमें अदर कॉस्ट की भी बात की गई है। अदर कॉस्ट मान लीजिए कोई प्री पेमेंट चार्ज पेनल्टी, आप जानते हैं ना, कुछ कुछ जैसे आपका स्पेशली पर्सनल लोन, उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी लगता है कि अगर आप टाइम से पहले आप क्लोज करोगे, उसका भी पेनल्टी आपको लगेगा। या पैनल चार्ज, ओवरड्यू नहीं पे करोगे, तो कोई प्री पेमेंट पेनल्टी या कोई पेनल्टी चार्ज अगर आप पे लगा रहा है, कोई डिफॉल्ट आपने किया है, तो उस केस में 2% और इट शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो उस पर मैक्सिमम 2% तक का मैक्सिमम पेनल्टी के तौर पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है एज ए अदर कॉस्ट। नेगेटिव लिस्ट फॉर एंड, तो कुछ नेगेटिव लिस्ट बताई गई है जिसको आप ईसीबी के पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आ जाएगा रियल स्टेट, मतलब ईसीबी के पैसे को आप रियल स्टेट एक्टिविटी के लिए, कैपिटल मार्केट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन, तो ये सारा तो हम नहीं कर सकते। बट हमने ये देखा था ना कि अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा ले रहे हैं तब अलाउ है, वरना ये अलाउ नहीं है। तो इन सभी पर्पज के लिए आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब किस रेट पर आप फॉरेन करेंसी को किसी और में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ करेंसी ऑफ एफसी बाई ईसीबी इंटू आईएनआर, ईसीबी कैन बी द एक्सचेंज रेट। तो अगर आप अपनी फॉरेन करेंसी वाली ईसीबी को आईएनआर में चेंज करना चाहते हो, उस टाइम पे जो भी एग्रीमेंट के डेट पे जो रेट होगा, उस रेट पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर कन्वर्जन टू रुपी, द एक्सचेंज रेट शैल बी द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ, तो जिस डेट पे सेटलमेंट, क्योंकि ये रुपी में मिलेगा तो रुपी में आपको पेमेंट आनी पड़ेगी, तो जिस डेट पे आपका सेटलमेंट हुआ होगा, उस डेट पे जो रुपी का रेट होगा, जैसे मान लीजिए आपने 200 मिलियन डॉलर की ईसीबी रेस की रुपीस में, तो रुपी में उसको कन्वर्ट करना होगा, तो उस डेट पे जो आपका सेटलमेंट डेट है, उस डेट पे जो रेट होगा, उसी रेट पे उस पैसे को रुपये में कन्वर्ट करके आपको दिया जाएगा। हैजिंग प्रोविजन मतलब जो पैसा आपने ईसीबी के थ्रू लिया, तो उसकी प्रॉपर हैजिंग करनी है। मतलब हैजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डेरिवेटिव, जो आपको रिस्क से बचाते हैं। तो आपको जो जो एंटिटीज ईसीबी के थ्रू पैसा रेस कर रही है, तो उसको हैजिंग वाली जो गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। और
जो भी सेक्टर्स है उन्होंने जो भी हैजिंग को लेके गाइडलाइंस बताई है वो बनाना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाले कंपनीज है तो उसको बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। और जितना भी उन्होंने ईसीबी से पैसा लिया कम से कम 70% का तो उनको जो है हैजिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए 100 मिलियन लिए तो 100 मिलियन का 70% कितना होगा, 70 मिलियन तक का जो पैसा है उस उतने अमाउंट की हैजिंग करानी पड़ेगी। ये तब है जब मैच्योरिटी पीरियड 5 साल से कम है। और जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन वाले बैंक है तो उनको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जितना भी पैसा ईसीबी के थ्रू लिया है उसमें से जो 70% पैसा है उसके लिए हैजिंग की गई है। हैजिंग मतलब उसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया, इन केस कुछ होता है तो इंश्योरेंस वाले उसको आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हैजिंग की बात की गई। हैजिंग मतलब सेफ फ्रॉम लॉस, जो भी आपको लॉस हो सकता था उस पैसे को तो आपने पहले से उसका हैजिंग ये करा रखा है। तो वही बोला कि कम से कम 70%। और ऑथराइज्ड डीलर बैंक कैटेगरी वन वाले बैंक को कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ जो भी पैसा है उसकी हैजिंग की हुई है 70% की। और वो रिपोर्ट जो है आरबीआई को बैंक देगा। एक फॉर्म रहता है ECB2, उस फॉर्म में जो है रिपोर्टिंग करके आरबीआई को ऑथराइज्ड रेयर कैटेगरी वन बैंक जो है इन्फॉर्मेशन देगा। फिर कवरेज कितना होगा, तो कम से कम जो भी आपका प्रिंसिपल और जो कूपन अमाउंट आपको पे करना है तो उतने तक का जो है आपको कवरेज इसमें करना होगा। कब से शुरू होगा, जिस डेट पे आपको पेमेंट मिलेगा उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। आपकी जो एंट्री होगी बुक में उस डेट से आप अपना हैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हैचिंग को लेकर उन्होंने बहुत डिटेल में बार बार एक ही लाइन रिपीट किया, इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं। ये हो गया। और ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हैं आर एलिजिबल टू हैज देयर एक्सपोजर इन रुपी थ्रो। तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो रुपी में जो है पैसा लिया हुआ है ऑथराइज्ड कैटेगरी वन बैंक के साथ, तो उनको भी जो है हैचिंग करानी पड़ेगी। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, तो अगर आप चेंज करना चाहें ईसीबी से एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी से दूसरे में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट ये रुपी में है तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको रुपीज में ही मिलेगा। ये सब आपका हो गया। एक नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है लिमिट्स एंड लिवरेज, मतलब किस हद तक लिमिट आपका क्या है। लिवरेज का मतलब होता है बोरोइंग, जो आप उधार लेते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 750 मिलियन का लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर। ये ऑटोमेटिक रूट है, मतलब ऑटोमेटिक मतलब परमिशन नहीं लेना। जो भी एलिजिबल बोरोवर्स है वो 750 मिलियन यूएसडी पर ईयर तक का जो है पर फाइनेंशियल ईयर का जो है ऑटोमेटिक रूट के तहत जो बोरोइंग कर सकते हैं। और लेकिन एक रेशो है जो कि फॉरेन करेंसी वाली जो आप जो बोरोइंग करेंगे फॉरेन करेंसी में जो इसी पे बोरोइंग करेंगे तो उसमें लिमिट है आपका। लायबिलिटी इक्विटी रेशो है 7:1, यानी अगर 1 रुपए का आपने इक्विटी है तो आप 7 रुपए की बोरोइंग कर सकते हैं इसीलिए। ये रेशो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रेशो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर 5 मिलियन या इसके इक्वलेंट तक का अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा जो है 7:1 मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। बट इसका जो लिमिट है 750 है, इससे ज़्यादा का अमाउंट रहेगा 5 मिलियन, इससे ज़्यादा का अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं तो 7:1 वाला रेशो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और लिमिट वही है 750 मिलियन। और बीच में क्या हुआ था 31 दिसंबर 2022 में इस लिमिट को डबल कर दिया था 1.5 बिलियन। ये टेम्पररी कुछ ही पर्पज के लिए जो है किया गया था, ऑटोमेटिक रूट का लिमिट एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ गारंटी इंडियन बैंक और फाइनेंशियल, तो बोल रहा है कि किसी भी टाइप की जो है गारंटी इंडियन बैंक नहीं देगा। ईसीबी रेस कर रहा है कोई भी, तो उसके लिए जो है बैंकों को अलाउ नहीं है कि बैंक को एक टाइप की गारंटी दे, तो बैंक गारंटी इसमें अलाउ नहीं है। चलिए इसके साथ ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ट्रेड क्रेडिट से हम करेंगे पार्ट 2 में डिस्कशन। शॉर्ट में इसे हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग एक तो ट्रेड क्रेडिट देखेंगे और एक और लास्ट टॉपिक आपका रुपी डेनोमेटेड बॉन्ड, ये दो टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। शुरुआत तो हमने कहाँ से की थी, यहाँ से ना। पहले हमने फेमा के बारे में पढ़ा था। एफडीआई, बाहर की कंपनी इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेगी 10% या उससे ज्यादा तो उसको एफडीआई बोलेंगे। ऐसे ही आपका था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी 10% से कम शेयर होल्डिंग है तो उसको एफपीआई बोलेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि 2014 के आपका फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2014 के तहत जो इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड होंगे उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलेंगे। और जो 1995 वाला जो रेगुलेटर उसके तहत रजिस्टर्ड होंगे तो उसको एफआईआई बोलेंगे। प्रोहिबिटेड सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि वाला बिजनेस, निधि कंपनीज, रियल एस्टेट, सिगार या सिगरेट, इस तरह की चीज़ें की जो मैन्युफैक्चर कंपनीज है। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे वाली जो कंपनीज हैं उनको भी अलाउ नहीं है। और अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई इंडिविजुअल या वहाँ की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उनको पहले से जो है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब उनके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल वाला ऑप्शन नहीं है। और अप्रूवल लेने के बावजूद भी वो यहाँ के स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस वाले सेक्टर में और ये जो 6-7 प्रोहिबिटेड सेक्टर में यहाँ पे जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकती। जीटीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, ये किसके लिए होता है,
इससे पहले हम एडीआर पढ़ते हैं। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट किसके लिए? अमेरिका के लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो अमेरिका के लोग इंडिया की कंपनी में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अकेले इंडिविजुअल के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। तो बहुत अच्छी इंडिया की कंपनी है और अमेरिका के लोगों को लगता है बहुत अच्छा स्कोप है। तो वहाँ का कोई बैंक होगा जिसने रिक्वायरमेंट समझी कि अमेरिका के लोग इस इंडियन कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, इंडिया की उस कंपनी से बात करेगा और एक अपनी होल्डिंग कंपनी रखेगा जो कि उस अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट की, जो अमेरिका का जो डिपॉजिट रिसिप्ट है उसके बिहाफ पे जो है इंडिया की कंपनी के शेयर्स को जो होल्ड करेगा, ठीक है। ये शेयर्स को होल्ड करने का काम करेगा। जैसे ही इंडिया की कंपनी इस होल्डिंग कंपनी को शेयर्स देगी, ये होल्ड करेगा और वैसे ही ये एडीआर इशू कर देगा अमेरिका में। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में वही की जो करेंसी है डॉलर, उसमें जो है एडीआर इशू करेगा और अमेरिका के लोग आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पे इसको खरीद और बेच पाएंगे, बिल्कुल नेगोशिएबल रहता है, आसानी से ट्रांसफर होता है, तो उसी को बोलते हैं एडीआर, ठीक है। तो इसमें किस किस का रोल होगा? अमेरिका का कोई बैंक हो सकता है, कोई डिपॉजिट रिसिप्ट, कोई ब्रोकर भी हो सकता है जो कि एडीआर को इशू करेगा। ये कहाँ पे? अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में होगा और अमेरिका की जो करेंसी उसी करेंसी में होगा, तो वहाँ के लोगों का फायदा है ना, एडीआर उनको मिल गया और एडीआर के थ्रू आसानी से वो अमेरिका की मार्केट में जो है स्टॉक, इंडिया की मार्केट में जो है अपना उनका इन्वेस्टमेंट हो पाया। और जो है एक एडीआर दो या तीन जो इंडियन कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बट जो एग्जैक्ट शेयर का जो मालिक है, जिसको वोटिंग राइट्स रहेंगे, वो इसी के पास रहेंगे। जो ये आपका एडीआर, मान लीजिए कोई बैंक है जो इशू कर रहा है, तो उस बैंक के पास वोटिंग राइट्स रहेंगे, ठीक है। इस तरह से काम करता है। सेम काम अगर अदर देन अमेरिका किसी और कंट्री, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड की कंट्री करेगी, स्विट्जरलैंड के लोग इंडिया में बहुत इंटरेस्टेड है, तो स्विट्जरलैंड का कोई बैंक इंडिया में कोई होल्डिंग कंपनी में अपने शेयर्स रखवा लेगा खरीद के, और फिर स्विट्जरलैंड में जीडीआर इशू कर देगा और वहाँ का जो स्विट्जरलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जीडीआर को खरीदा बेचा जाएगा, तो वही जीडीआर है। ऐसी आईडीआर किसके लिए होता है? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये उनके लिए है जो ये इंडियंस के लिए, अगर इंडिया की कंपनी बाहर के किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रही है तो हमारे लिए आईडीआर एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंडिया का कोई बैंक होगा जो जिसका होल्डिंग मतलब जो शेयर होल्डिंग होगा वो कौन होगा? मान लीजिए यूएसए या कोई और कंट्री के शेयर्स है, तो वहाँ के किसी होल्डिंग कंपनी के साथ वो अपना होल्डिंग एग्रीमेंट करेगा जो उसके बिहाफ पे शेयर्स को होल्ड करेगा, और जैसे शेयर्स को होल्ड करेगा इंडिया का बैंक इंडिया में आईडीआर इशू कर देगा। इंडिया के लिए होगा तो रुपीज में ये रहेगा, रुपीज में इंडिया के जो है ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उसकी फ्रीली ट्रेडिंग होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेडिंग कर दिया जाएगा और वहां पे इसको खरीदा बेचा जाएगा, वही आपका आईडीआर, ठीक है। इंडियन लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए ये रहता है। तो जो भी इसका नाम है ना आईडीआर, तो इंडिया के लोगों के लिए, जीडीआर अदर देन इंडिया, सॉरी अदर देन अमेरिका और बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज है, और एडीआर अमेरिका के लोगों के लिए। फिर और इसमें हमने क्या देखा था कि ये जो है टू वे आपका जो है फंजिबिलिटी अलाउड है, मतलब एडीआर को कंपनी के शेयर में, कंपनी के शेयर को एडीआर में, उसमें आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब लिमिट था कि कौन उसको रख सकता है, तो इंडिया की कंपनी चाहे तो सेल कर सकती है या अपने पास होल्ड करके रख सकती है, जो शेयर्स है जो आपके एडीआर या आईडीआर के जो शेयर्स है उसको कन्वर्ट करा के अपने पास रख सकती है या फिर बेच भी सकती है। म्यूचुअल फंड के पास भी यही ऑप्शन है, वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, अपने पास रख सकती है। अदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ 30 डेज के अंदर अंदर जो है उसने अपना मान लीजिए आईडीआर को शेयर में कन्वर्ट करा लिया कंपनी का, तो 30 दिनों तक वो रख सकता है, उसके अंदर अंदर उसको बेचना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपका हो गया। फिर इसी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो इंडिया की कंपनी बाहर से जो बोरोइंग करती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लिमिट है $750 मिलियन एक साल का, और टाइमिंग है इसका कितना? ईसीबी का टाइमिंग है आपका 1 साल, सॉरी 3 साल, एवरेज टाइमिंग है 3 साल। इसके अलावा जो है दो, इंडियन रुपी में और फॉरेन करेंसी दोनों में आप कर सकते हैं। 750 जो है ऑटोमेटिक रूट के तहत है, ईसीबी ऑटोमेटिक अप्रूवल दो रूट होता है। $750 मिलियन एक साल का लिमिट, ये ऑटोमेटिक है, इससे ज़्यादा चाहिए तो पहले से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। करेंसी कोई भी जो फॉरेन करेंसी में, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हो जाएगा, अगर रुपी वाला तो रुपी में होगा। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप बोरोइंग कर सकते हैं? कोई बैंक लोन, ये सब आप बैंक लोन, फिक्स फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड, ये सब इशू कर सकते हैं। रुपी में भी बस यही ऑप्शन है, इसमें प्लेन वनीला वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बोरो मतलब कौन बोरोइंग कर सकता है ईसीबी के तहत? कोई भी एंटिटी जो कि एफडीआई के लिए एलिजिबल है वो सभी कर सकती है। पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो कंपनीज हैं, सिडबी, एक्सिम बैंक, वो बोरो बन सकती है। इसमें भी वही लिस्ट है, इसमें एक नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो है माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो। लेंडर्स कौन कौन हो सकता है? तो वो कंट्रीज जो कि एफएटीएफ या आईओएससीओ की मेंबर है वो, या इंडिया किसी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मल्टीलेटरल का पार्ट है, उसका मेंबर है, तो वो भी जो है बोरोइंग के तौर पे काम कर सकता है। और इंडिया के जो बैंक है बाहर में जिनकी ब्रांचेस है, तो वो फॉरेन करेंसी में ईसीबी के थ्रू जो है लोन इंडियन बोरोवर को दे सकती है। मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी जनरली ये 3 साल का होता है, बट कुछ केसेस में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि 50 मिलियन यूएसडी तक ईसीबी रेस कर सकते हैं, उनके लिए टाइम है 1 ईयर्स। और ऐसी किसी वर्किंग कैपिटल पर्पस उस जो है आपको रिपेमेंट करना है लोन, तो उस केस में आप इक्विटी जो होल्डर है आपका, फॉरेन इक्विटी होल्डर, उससे जो है आप ईसीबी ले सकते हो, तो 5 साल तक इसमें रहेगा।
और अगर आपको किसी वर्किंग कैपिटल पर्पस या फिर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए होगा तो 10 ईयर्स तक रहेगा। और अगर आपने किसी जो ईसीबी की बोरोइंग की है किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले असेट्स के लोन के रीपेमेंट के लिए किए तो 7 साल, और नॉन कैपिटल असेट्स के लिए किए तो 10 साल का जो है आपका लिमिट है। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है। तो पुराने वाले होंगे तो उनके लिए 550 प्लस लिबोर रेट, जो नए वाले होंगे 500 प्लस एआरआर यानी अल्टरनेट रेफरेंस रेट। और ये जो आपका रुपी वाला है इसका फिक्स है, जो भी बेंचमार्क रेट है प्लस 450 बेसिस पर। तो ये मैक्सिमम जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अदर कॉस्ट कोई प्री पेमेंट पेनल्टी पैनल, तो मैक्सिमम उसके इसमें 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट चार्ज, जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें 2% आप जोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा आप अदर कॉस्ट के तौर पर पेनल्टी के तौर पर नहीं ले सकते। नेगेटिव लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट है जिसमें आप ईसीबी के प्रोसीज यानी पेमेंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रियल स्टेट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सारे जो है कुछ बैंड लिस्ट है। एक्सचेंज रेट, इंडिया की जो करेंसी है उसको अगर आप चाहे तो, मतलब जिस करेंसी में आपने ईसीबी रेस की उसको चाहे तो आईएनआर में या किसी और फुली कन्वर्टेबल करेंसी में आसानी से कर सकते हैं। जिस डेट पर आप एग्रीमेंट करेंगे उस डेट पे जो रेट है उस रेट पे आप चेंज करेंगे। और रुपी में क्या होगा, जिस डेट आपका सेटलमेंट होगा, मान लीजिए ईसी पे आपने बोरो की तो जिस डेट पे आपका सेटलमेंट होगा उस डेट पे जो भी आपका रुपी का रेट होगा उसी रेट पे आप कन्वर्ट कर पाएंगे अपने रुपीज में। उस करेंसी का रेट जो होगा उस रेट पे आप कन्वर्ट। हैजिंग कम से कम 70% का तक का जो आपका पैसा है बोरोइंग की तो उसको आपको हैजिंग करना होगा। ये सब यहाँ पे आपको बताया गया। यहाँ पे भी है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है तो उनको जो रुपी के थ्रू जो एक्सपोजर है उनका, उनको जो है इसमें हैचिंग करनी होगी। हैचिंग मतलब कोई रिस्क, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उस प्रोडक्ट को, उस लोन को, एक्सपोजर को जो कवर करे। चेंज ऑफ करेंसी, तो आसानी से किसी भी करेंसी में आपने ईसीबी लिया है तो उसको आप फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में चेंज भी करा सकते हैं, बट इसमें ऐसा कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है। नाम से ही आईएनआर, तो किसी और करेंसी में चेंज नहीं होगा। लिमिट एंड लिवरेज मतलब कितना तक का बोरोइंग किया जा सकता है। लिमिट तो आपका वही है 750 मिलियन मैक्सिमम लिमिट है 1 साल का, और ये हमेशा रेशो आपका लिवरेज का रेशो 7:1 होना चाहिए। मतलब ये आपका लाइबिलिटी इक्विटी रेशो है, यानी डेप्ट इक्विटी आप बोल सकते हैं। अगर 1 रुपये का इक्विटी है तो 7 रुपये का मैक्सिमम आप डेप्ट ले सकते हैं। तो अगर 5 बिलियन या इसके इक्विलेंट तक में आपने लोन लिया तो इस रेशो को मेंटेन करने का जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा तभी ये 7:1 का रेशो आपको मेंटेन करना होगा। और ये सारा जो है मेन ये वाला इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि कितना लिवरेज रेशो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कितने तक का पीसीबी रेजिंग कर सकते हैं 750 मिलियन, दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ईसीबी का टाइमिंग कितना है, 3 साल आप एवरेज टाइमिंग रखिए। और बाकी तो थोड़ा बहुत रीडिंग है। चलिए, ट्रेड क्रेडिट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।